दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक मतलब अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, बेस और साल्ट। साथ ही साथ इसके साथ हम पढ़ेंगे पीएच की अवधारणा और बफर की अवधारणा। क्या पीएच और बफर की अवधारणा अभी इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल शब्द है जो एसिडस नाम का एक लैटिन शब्द है उससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा, जो एक लैटिन शब्द है। अर्थात अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, जलीय विलयन में क्या करते हैं? जल में घुल जाते हैं जलीय विलयन में, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में घुल कर क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल की खासियत देखें तो यह फिनोफ्थलीन का रंग होता है ना, इसको कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। अब आप सोचते होंगे फिनोफ्थलीन की बात यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अम्ल और क्षार इनमें अंतर करते हैं। जब अम्ल और क्षार में अंतर करते हैं तो क्षार क्या करते हैं? फिनोफ्थलीन के रंग को गुलाबी कर दो, फिनोफ्थलीन के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अम्ल नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए अम्ल और क्षार के अंतर के लिए। तो अम्ल क्या करते हैं? फिनोफ्थलीन के रंग को परिवर्तित नहीं करते। साथ ही साथ मिथाइल ऑरेंज, या मिथाइल ऑरेंज एक यौगिक है, जिसमें यदि अम्ल को डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? ऑरेंज गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज क्या? लाल गुलाबी हो जाएगा। और बात करें जो सारे अम्ल होते हैं, ये क्या है? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। सारे अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। सारे के सारे अम्ल क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? त्वचा पर घाव उत्पन्न कर देते हैं। जो एसिड होते हैं प्रबल अम्ल, ये क्या करते हैं? त्वचा पर घाव उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या है? संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रकृति के होते हैं अम्ल। अर्थात किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे अम्ल डाल दिया जाए तो वह संक्षारिक हो जाती है, अर्थात वह खराब हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगती है तो उसे संक्षारण कहेंगे। फिर बात करें जैसे कि हमारे कौन कौन से अम्लों के उदाहरण हैं। जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, नाइट्रिक अम्ल है HNO3। कई बार परीक्षाओं में इनके सूत्र पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है हमारे H2SO4, एसिटिक अम्ल का होता है हमारे CH3COOH। तो आप इसको याद रखेंगे। ये 3, 2 ये ज़रूरी शब्द है, अक्सर है, उनको भी आप याद करेंगे। अब अम्लों की बात हमने देख ली। अम्ल की बात करें तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्रोत के आधार पर देखें तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो एक तो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होता है, उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अकार्बनिक अम्ल। पहला हम देखते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, ऐसे अम्लों को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। अब परीक्षा में कई बार, छोटी छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे चींटी और मधुमक्खी के डंक होते हैं, इसमें भी अम्ल होता है। जब हम कहते हैं ना कि चींटी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, फिर हमारे वहाँ पे काफ़ी सारा दर्द होता है, तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी पूँछ में और उनके जो दांत होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चाय होती है, चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय के अंदर टैनिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये ठमली नहीं है, ये इमली है। ये क्या है? इमली है। तो इमली के अंदर क्या है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वो कहते हैं ना, कई बार आप पतासी की दुकान पर जाते होंगे तो पतासी में क्या है? क्या आपकी पतासी के पानी में इमली है? वो कहते हैं नहीं नहीं यार, इसमें तो बहुत सारा टार्ट्री डाल दिया। क्या डाल दिया? टार्ट्री डाल दिया। टार्ट्री नहीं होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, जो किससे मिल के बना होता है? इमली से मिल के बना होता है टार्ट्रिक अम्ल। फिर आता है दूध या दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सेब होता है, सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। फिर सिरका होता है, सिरके के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर जो हमारा नींबू या संतरा होता है, नींबू संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारे क्या? कार्बनिक अम्ल थे। अब बात करते हैं हम अकार्बनिक अम्लों की, जो कृत्रिम रूप से पृथ्वी पर मिलने वाले खनिज होते हैं ना, इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। जो खनिज होते हैं इनकी सहायता से बनाए जाने वाले अम्लों को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्ल। जैसे हमारा HCl है, और हमारा HNO3 है, H2SO4 है, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो हमने स्रोत के आधार पे बात कर ली। अम्ल 2 प्रकार के, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक। अब प्रबलता के आधार पर देखते हैं अम्लों के प्रकार। प्रबलता के आधार पर देखें तो
क्या होंगे, दो ही प्रकार होंगे, एक तो प्रबल अम्ल होंगे और एक क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल की बात करते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में या जल विलयन में डालने पे क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अधिक मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि हमारे HCl, HNO3, H2SO4 ये सब क्या होते हैं, इनके जो ये क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जब इनको जल में डाला जाता है तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और क्या करते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगला होता है हमारा कौन सा, दुर्बल अम्ल। दूसरा होता है हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की बात करें तो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि हमारे सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ये सब। तो ये क्या है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब आता है कि जो जल में अम्ल की मात्रा के आधार पर देखिए, पानी के अंदर जो अम्ल डाला गया कितना डाला गया है, इस आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे तनु अम्ल और दूसरा सांद्र अम्ल। तनु अम्ल की बात करें, तनु अम्ल किससे कहेंगे, जो जलीय विलयन है उसमें अम्ल की सांद्रता कम हो और जल ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं तनु अम्ल। जब अम्ल की मात्रा तो कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल। और दूसरा सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा तो ज़्यादा हो लेकिन पानी की मात्रा कम हो। ठीक है, पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। फिर हमने ये अम्लों के तीनों प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं हम सिरका बनाने में, सिरका निर्माण करने में, और हम किस में करते हैं, खाद्य परिरक्षण में, खाने की जो सुरक्षा करते हैं तो उसके अंदर एसिटिक अम्ल, एसीटोन बनाने में करते हैं। एसीटोन की बात करते हैं, एसीटोन क्या काम आता है, ये हमारे नैन पॉलिश होती है जिसका ही कहते हैं थिनर नहीं होता, वह क्या होता है, एसीटोन। तो एसीटोन का उपयोग किस में किया जाता है, नैन पॉलिश को हटाने वाला जो पेंट थिनर होता है उसके रूप में किया जाता है। ये पेंट थिनर इनको हटाने के लिए किस इस्तेमाल किया जाता है, एसीटोन। और एसीटोन किससे बनता है, एसिटिक अम्ल से। फिर आता है हमारा बेंजोइक अम्ल। कौन सा, बेंजोइक अम्ल। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों दवाइयों के परिरक्षण में काम आता है। किसके काम आता है, खाद्य पदार्थों दवाइयों के परिरक्षण में काम आता है। कौन सा, बेंजोइक अम्ल। तीसरा आता है हमारा सिट्रिक एसिड। कौन सा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, क्रेब्स चक्र का, क्रेब्स चक्र तो आप जानते होंगे। इसमें अमोनिया का यूरिया का अमोनिया के अंदर परिवर्तन करते हैं, जिसे हमारे लीवर के अंदर किया जाता है ये वाला, उसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद होता है सिट्रिक अम्ल, जो सभी वायवीय जीवों की उपापचयी क्रिया के दौरान बनता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, सभी जीव होते हैं ना, उनकी वायवीय जीवों की जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके दौरान यह बनता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है, दवा बनाने में, खाद्य पदार्थों में, और हमारे वस्त्र उद्योग में सिट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे सूत्र क्या होता है, HCl होता है। ये क्या बनाने का काम आता है, एक्वारेजिया बनाने का काम आता है। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जितने भी क्रीमें व्रीमेर इसके अंदर ब्लीच व्लीच ये होते हैं, इनके अंदर बना काम आता है। और हमारे किस्म काम आता है, कपड़ा या चमड़ा उद्योग में काम आता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम आता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर नाइट्रिक अम्ल की बात करें, नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हमारे एक्वारेजिया बनाने में, विस्फोटक बनाने में, प्लास्टिक उद्योग में, रॉकेट के तरल प्रणोदक में। रॉकेट है तो रॉकेट के तरल प्रणोदक के रूप में क्या किया जाता है, हमारे जो नाइट्रिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है। किस किस में, एक्वारेजिया बनाने में, विस्फोटक सामान बनाने में, प्लास्टिक उद्योग में, और रॉकेट के तरल प्रणोदक के रूप में भी किया जाता है। फिर आता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो H2SO4 है। इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो आप इसे याद करेंगे, आप इन सबको लिख लिख कर याद करें ताकि आसानी से आपको ये याद हो जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, रसायनों का राजा है, अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायनों का राजा है, अम्लों का राजा किससे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, धातु कर्म में, अपमार्जक उद्योग में, किसमें, अपमार्जक उद्योग में, सुपरफास्फेट उर्वरक बनाने में, किसमें, सुपरफास्फेट उर्वरक बनाने में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, और बैटरियाँ
संचालन में। जैसे हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी बैटरी आती है उसमें एसिड डाला जाता है, कौन सा, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। फिर बात करें एक्वारेजिया अम्लराज की, परीक्षा में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे अम्लराज किसे कहते हैं, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, कई परीक्षा में ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए एक्वारेजिया अम्लराज किसे कहते हैं। लैटिन भाषा में देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर या शाही जल भी कहते हैं, किसको, एक्वारेजिया अम्लराज को। अब इसमें कैसे क्या होता है, 3 भाग तो हमारे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग क्या होता है, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। अर्थात 3 भाग तो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग क्या होता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। अब जब ताज़ा ताज़ा एक्वारेजिया बनता है, जब तुरंत बना हुआ एक्वारेजिया तो क्या होता है, रंगीन होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये क्या नारंगी रंग का हो जाता है, एक्वारेजिया क्या नारंगी रंग का बन जाता है। एक्वारेजिया की बात करें तो यह क्या अत्यंत संक्षारक होता है, जिस चीज़ पे डालेंगे वह नष्ट हो जाएगी, जो सोने और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गला देगा, अर्थात अपने अंदर पिघला देता है। यदि सोने पर या प्लेटिनम पर ये एक्वारेजिया डालेंगे तो क्या होगा, ये उसके अंदर पिघल जाएगी। लेकिन इसकी खासियत ये होती है, ये चांदी को कभी भी नहीं पिघलाता, अर्थात ये चांदी को कभी भी गलाता नहीं है एक्वारेजिया। और इसीलिए एक्वारेजिया का उपयोग कहाँ करेंगे हम, एक्वारेजिया के उपयोग की बात करें तो क्लोरोऑरिक एसिड होता है ना, उसको बनाने में करते हैं, तो किस रूप में काम आता है, हमारे विद्युत अपघट्य के रूप में काम आता है। क्लोरोऑरिक एसिड बनाने में जो विद्युत अपघट्य के रूप में काम आता है। सोने और चांदी को अलग करने में, यदि सोना और चांदी कहीं मिक्स कर दिया जाए तो उसमें यदि हम एक्वारेजिया में वो वस्तु डालेंगे तो सोना तो क्या होगा, एक्वारेजिया में घुल जाएगा, चांदी रह जाएगी, तो सोना और चांदी इन दोनों को अलग करने में काम आता है। धातुएं होती उनकी नक्काशी, उन पर नक्काशी की जाती है तो नक्काशी करने में काम आती है। सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को चमकाने में भी काम आता है। क्या होता है, सोना और प्लेटिनम जैसी धातु होती है, इसको एक्वारेजिया में डालते हैं तो उसको पुरानी जो खराब धातु होती है वो तो हट जाती है और सोना चमक कर बाहर आता है। अब बात करते हैं अमलगम की, किसकी, अमलगम की बात करें। अमलगम किससे कहते हैं, अमलगम क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट, निकल इनको छोड़कर किसी अन्य धातु के साथ पारे का मिश्रण होता है। अर्थात पारे को हम क्या करेंगे, कुछ धातु के साथ मिलाएंगे जिससे हमारा क्या बनेगा, अमलगम। लेकिन पारे को किन के साथ नहीं मिलाना है, हमें लोहे के साथ नहीं मिलाना, कोबाल्ट और निकल इन 3 चीज़ के साथ नहीं मिलाना, बाकी किसी भी धातु के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पारे का अमलगम बन जाएगा। पारा क्या धातुओं के साथ क्या बनाता है, अम्लगम बनाता है, धातुओं के साथ क्या करता है, अम्लगम बनाता है, लेकिन पारा लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता। अब ये किस क्या काम आता है, ये हमारे दंत गुहाएं होती है ना, हमारे दांतों के अंदर छेद हो जाता है तो उसमें भरने के काम आता है ये अम्लगम। अब बात करते हैं, या तो हमने अम्लों की बात कर ली, अब बात करेंगे हम किसकी, क्षारों की। अर्थात क्षार किससे कहते हैं, तो अम्लों के जस्ट उल्टे क्षार होते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे तो क्षार स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार फिनोफ्थिलीन के रंग को गुलाबी रंग में बदल देते हैं। क्षार क्या करते हैं, फिनोफ्थिलीन को गुलाबी रंग में बदल देते हैं। तो आपने देखा था अम्ल होते थे ये क्या करते थे, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते थे फिनोफ्थिलीन में, लेकिन क्षार क्या करते हैं, फिनोफ्थिलीन के रंग को गुलाबी रंग में बदल देते हैं। क्षार क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज को क्या करते हैं, पीला बना देते हैं, मेथिल ऑरेंज को पीला बना देते हैं क्षार। सभी क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते थे, हाइड्रोजन आयन देते थे। अम्लों से क्रिया करके क्या है, लवण बनाते हैं। क्षार क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्षार साबुन के समान फिसलनदार होते हैं, जैसे साबुन होता है ना, उसी तरह क्षार क्या होते हैं, फिसलते हैं। क्षार क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, जबकि अम्ल भी विद्युत के चालक होते हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन क्या होता है, सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं उनके क्या कहते हैं, एल्कली कहा जाता है। जो क्षार जल में घुलनशील होता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। और सभी एल्कली क्षार है, लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं, एल्कली नहीं होते। और क्षार प्रबल क्षार भी क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, अर्थात घाव उत्पन्न करते हैं। क्षारों से भी क्या होता है, घाव उत्पन्न होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, क्षार संक्षारक होते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से क्षार है, क्षारों की बात करें तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो हमने इस कुछ क्षारों के बारे में जानकारी ले ली। अब क्षारों के वर्गीकरण की बात करें तो प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं।
प्रबल क्षार क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या करते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे कि हमारे NaOH और KOH, कौन सा, NaOH और KOH हमारे इसके उदाहरण है। फिर बात करते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार तो हमने देख ली, अब दुर्बल क्षार किससे कहेंगे। ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो इस तरह हमने देख लिया क्षार दो प्रकार के होते हैं, हमारे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब प्रमुख क्षारों की बात करें, कौन कौन से क्षार है हमारे, जैसे कि हमारा कास्टिक सोडा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कास्टिक सोडे का सूत्र बताए, NaOH। तो कास्टिक सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हमारे साबुन बनाने में, अपमार्जक निर्माण में, जो हमारे वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में हम कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे कहा था कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास की बात करें तो इसका सूत्र होता है KOH। उपयोग की बात करें तो मृदु साबुन होता है ना, जैसे हमारे ये होते हैं ग्लिसरीन वाले सोप, जो बहुत नर्म साबुन होते हैं, इनको बनाने में, शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। ये तो आप कहीं किसी में भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। कोई भी रसायन है, दीदी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका उपयोग कहाँ बताएं, तो आप सीधा बता दीजिए प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में, बाकी तो आप समझ सकते हैं। फिर आते एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कई बार क्या होता है, जैसे आप वो देखते हैं कि कई खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो आप क्या इनो ले लेते हैं, तो अपन कहते हैं हमारे तो एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH2 कहते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं इनो, इनो नहीं बताना हमें, क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। चीनी उद्योग में भी ये काम आता है। कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 इसका सूत्र होता है। फिर एक और आता है हमारे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना CaOH2। CaOH2 क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ये क्या काम आता है, ये जल के मृदुकरण के लिए काम आता है। जो जल होता है ना, उसके मृदुकरण में काम आता है। जो जमीन की अम्लता दूर करने में बुझा हुआ चूना काम आता है। और विरंजक पाउडर होता है, इसको बनाने में बुझा हुआ चूना बहुत काम आता है। फिर बात करते हैं, हमने अम्ल और क्षार की बात कर ली, अब बात करते हैं लवण की। किसकी बात करें, लवणों के बारे में बात करते हैं। लवण कैसे बनता है, क्या होता है। अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। क्या, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होगा। क्या कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। साथ ही एक दूसरे के प्रभाव को कम भी कर देते हैं, अर्थात अम्ल की अम्लता कम हो जाती है और क्षार की क्षारीयता कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को उदासीन करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण उदासीन भी हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। लवण कैसे, लवण उदासीन, अम्लीय, क्षारीय तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं और प्रबल क्षार होते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और दोनों की प्रबलता क्या होती है, खत्म हो जाती है और क्या हो जाते हैं, वो उदासीन बन जाते हैं। इस तरह क्या बनता है, उदासीन लवण बनते हैं। जैसे कहते हैं आपके HCl NaOH अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं, जो उदासीन लवण है। फिर बात करें जो आपके प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, ये क्या करेंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ गया, अम्ल तो कैसा है, प्रबल है, दुर्बल क्या है, क्षार है, तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जो दुर्बल चीज़ होती है वह वैसे खत्म हो जाती है, तो लवण बनेगा कैसा, अम्लीय बनेगा, क्योंकि प्रबलता किस में, अम्ल के अंदर। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड से साथ क्रिया करेगा तो NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और जल बनाएगा। वैसे ही एक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनेगा, तो वही कॉन्सेप्ट, दुर्बलता यहाँ होती है वो खत्म हो जाती है, प्रबलता रह जाएगी। तो प्रबल क्षार रहेगा तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। जैसे कि हमारे CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो सोडियम CH3COONA बनाएगा और ये जल भी बनाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया लवणों के प्रकार। लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं।
अब लवणों की बात करें तो लवणों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लवणों के क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में इनके साथ क्या क्रिस्टलन का जल भी उपस्थित होता है। क्रिस्टल में क्या होता है? इनके साथ क्रिस्टलन का जल भी उपस्थित होता है। अब वही बात हमने देख ली, क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, लेकिन क्रिस्टलन का जल क्या होता है वो देख लेते हैं। लवण का एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लवणों की बात करें तो उसमें एक सूत्र आता है, जैसे तो उसके डॉट लगने के बाद उसमें जल के अणु भी लिखे होते हैं। जैसे कि हमारे जो दावन सोडा होता है Na2CO3, लेकिन Na2CO3 नहीं होता, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 जल के अणु होते हैं, अर्थात इसके पास क्रिस्टलन का जल साथ में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। जो आधा H2O है तो आधा तो है ही, लेकिन है तो है ही जल, तो उसे आधा ही क्यों ना हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था? CaSO4 हाफ H2O। तो इनके साथ क्या जल के अणु होते हैं? कितने? जो भी निश्चित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। और लवणों की ये खासियत होती है। अब दैनिक जीवन में कौन कौन से लवण आते हैं वो देख लेते हैं हमारे उपयोगी। जैसे हमारा बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा होता है, इसका सूत्र होता है NaCO3। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है। अब इसे क्या खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं। हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के रूप में निकलती है। इस कारण केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छेद हो जाते हैं। इसीलिए केक में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग किस में करते हैं? खाद्य पदार्थों के बेकिंग पाउडर के रूप में, शीत पेय बनाने में, प्रतिअम्ल के रूप में, प्रतिअम्ल मतलब एंटासिड के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के अंदर, और धावन सोडे के रूप में। तो अगला हम पढ़ते हैं कौन सा? धावन सोडा। धावन सोडे का सूत्र होता है हमारा Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है किसका? धावन सोडे का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके निर्माण की बात करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करने से इसका निर्माण होता है। किसका? धावन सोडे का। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग धुलाई और सफाई में करते हैं। इसका उपयोग धुलाई और सफाई में करते हैं। बेकिंग एक मिनट, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, दावन सोडा, उसके उपयोग की बात कर रहे थे हम, तो धुलाई और सफाई में इसका उपयोग करते हैं। आगे बात करें कांच, कागज़, साबुन और वस्त्र उद्योग, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला हमारा जो क्रिस्टलन का जल वाली बात कर रहे थे वो उसका उदाहरण था हमारा क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसी की बात करेंगे हम। तो CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है। रासायनिक नाम की बात देखें तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट या तो अर्धहाइड्रेट कर दो या हेमीहाइड्रेट कर दो, इसका रासायनिक नाम है। इसका निर्माण कैसे होता है? जिप्सम से। अर्थात जिप्सम को यदि गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O को यदि गर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है? एक जल का अणु चला जाता है, तो किसका निर्माण होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ काम आता है? जो श्वेत और चिकने पदार्थ चूर्ण होते हैं उनको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। क्या होता है? जल को मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर इसे कठोर और ठोस बना दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? जिप्सम कठोर बन जाता है और ठोस बन जाता है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को जो प्लास्टर चढ़ाने में काम में लेते हैं। जो टूटी हुई हड्डियाँ होती है ना, उसे प्लास्टर चढ़ाने के लिए काम आता है। निर्माण कार्यों में भी काम आता है, सजावटी सामान में भी ये काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर बात करें व्यंजक चूर्ण बनाने में। क्या? व्यंजक चूर्ण बनाने में ये काम आता है। जैसे रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसका होता है? CaOCl2। किसका सूत्र है ये? व्यंजक चूर्ण का। जो बुझा हुआ चूना होता है उसकी हम क्या करेंगे? क्लोरीन क्रिया करवाएंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन क्रिया करवाएंगे। किसकी? बुझे हुए चूनों की, CaOH2। CaOH2 हम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। तो इस पर हम क्या करेंगे? क्लोरीन की क्रिया करवा के व्यंजक चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। उपयोग की बात करें तो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में काम आता है, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में काम आता है, पेयजल को शुद्ध करने के काम आता है। किस में आता है? पेयजल के शुद्ध करने में काम आता है। और कुछ खास बातें देखते हैं लवणों की। तो
जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है उर्वरक और विस्फोटक बनाने में। फिटकरी का उपयोग किया जाता है किसमें? जल शोधन में। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NH4NO3 और फिटकरी का होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस चॉइस H2O। तो इन सूत्रों को आप याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे तभी याद होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा पीएच स्केल का। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच क्या होता है? पीएच किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की माप होती है, अर्थात कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसको नापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। किसी भी विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो ऋणात्मक लघु गुणक होता है, किसका? ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या कहते हैं? उस विलयन का पीएच कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच कहा जाता है। तो आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है, अर्थात ऋणात्मक लौह हाइड्रोजन आयन का, तो वह क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो इस के लिए एक स्केल की अवधारणा दी गई है और इस स्केल की अवधारणा की खोज 1909 में किसने की थी? सोरेनसन ने इस स्केल की अवधारणा की खोज की थी। अब पीएच स्केल क्या होता है? इसमें 0 से लेके और 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 0 से 7 तक हमारे एसिडिक होता है और 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय या अल्कलाइन होते हैं। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे हम 7 से 1 की तरफ उठ जाते हैं तो हमारी अम्लीयता बढ़ती है और 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है। अब बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी केवल कुछ एक संकीर्ण पीएच परास होती है उसी पे जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर केवल 7 से 7.8 पीएच पर ही काम कर पाता है, अर्थात हम अम्लीयता तो स्वीकार कर ही नहीं सकते, लेकिन क्षारीयता भी 7.8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं और एंजाइम ये सब एक निश्चित पीएच पर ही कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम क्या होता है? एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। हमारा पेट क्या भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है और अपच की स्थिति होती है, अर्थात जो हमारे कब्ज की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में जलन और दर्द उत्पन्न होता है, जिसे उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, जो एंटासिड के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एंटासिड के रूप में काम करता है। मुंह की बात करें तो मुंह का पीएच क्या होता है? 6.3 अर्थात अम्लीय होता है। शर्करा और खाद्य पदार्थों की वजह से क्या होता है? पीएच 5.5 से कम गिर जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, बाहरी परत, उसमें क्षय अर्थात उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इस हेतु क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति के दंत मंजन प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसे? क्षारीय प्रकृति के, ताकि उस अम्लता को दूर किया जा सके। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव, यीस्ट, ये सब क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे दूध में खट्टापन आ जाता है। अगर थोड़े दिनों बाद दूध खट्टा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दूध में कुछ सूक्ष्म जीव और यीस्ट उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण को यह रोक देता है, जिस कारण क्या होता है? दूध बेचने वाले थोड़ा सा मीठा सोडा हम उस दूध में डाल देते हैं। केले के पत्ते क्या क्षारीय प्रकृति के होते हैं और यीस्ट की प्रगति को रोक देते हैं। यही कारण है कि जो दूध के डिब्बे होते हैं उनमें उनके पास क्या रखते हैं हम? केले के पत्ते। फिर मधुमक्खी के डंक की बात करें तो मधुमक्खी का डंक और चींटी के काटने पर क्या होता है? फार्मिक अम्ल निकलता है, जिसकी वजह से दर्द और जलन होते हैं। लेकिन हम उस अंग पर क्या करें? थोड़ा सा बेकिंग सोडा रगड़ दें तो इससे हमें आराम मिलने लगेगा। उर्वरक है, इनका अधिक प्रयोग से क्या होते हैं? मृदा अम्लीय हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अतः मिट्टी में कुछ क्षारक जैसे हमारे बुझा हुआ चूना ये सब मिला दें तो मृदा की अम्लीयता को दूर करके मृदा को उदासीन बनाया जा सकता है। कारखाने होते हैं, कारखाने से निकलने वाली अम्लीय जल है, उसमें क्षार मिला दे तो अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। कोई भी नदी है उसके जल में क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण, कोई भी नदी है तो उसके जल में क्या? अम्लीय वर्षा के कारण क्या? पीएच में कमी हो जाती है, तो जीवधारियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देख लिया अम्लीयता क्षारीयता के बारे में। अब देख लेते हैं किस चीज़ के अंदर कितना अम्ल कितना क्षार होता है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें क्या 1.2 पीएच होता है। नींबू की बात करें तो नींबू का चित्र भी लगाया, कितना बढ़िया, 2.2 से 2.6 तक पीएच होता है इसका। फिर सिरके के अंदर क्या होता है?
हमारे 2.4 से 3.4। अंगूर के रस की बात करें 2.5 से 3.5 होता है इसका। सोडे के अंदर 2.5 से 3.5। टमाटर के जूस में 2.5 से 3.5। शराब में हमारे 2.8 से 3.8। टमाटर में हमारे 4 से 4.4। बियर होती है, बियर के अंदर 4 से 5 के बीच में। ब्लैक कॉफ़ी के बीच में 5। हमारे मुंह की लार होती है उसमें 6.5, अर्थात लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। फिर बात करें शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल क्या उदासीन होता है, अर्थात 7। रक्त हमारा क्षारीय होता है 7.4। समुद्री जल भी क्षारीय होता है मतलब 8। बेकिंग सोडा भी क्षारीय होता है 9.5। अमोनियम विलयन जो 10.5 से 11.5 के बीच में। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच 13.5। NaOH हमारा क्षारीय अर्थात 14। जो बंद पाइप होते हैं, नाली को खोलने वाला रसायन कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो वह जो बंद पाइप होते हैं वह खुल जाएंगे। उसका pH कितना होता है, 14। तो इस तरह आज हमने किन किन के बारे में देखा। इसके साथ हम बफर की अवधारणा भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। बफर की अवधारणा क्या कहती है कि वह विलयन जो उसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें, कोई विलयन जिसमें हम क्या करेंगे कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें तो उसके pH में बदलाव नहीं आएगा, उसके pH में क्या बदलाव नहीं आएगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। जो क्या करते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिला है तो यह क्या है उसके pH में बदलाव का विरोध करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। अब बफर विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय बफर होते हैं, एक क्षारीय बफर होते हैं। जैसे अम्लीय बफर किससे कहेंगे, जब दुर्बल अम्ल लवण से क्रिया करते हैं तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनता है। वैसे क्षारीय बफर दुर्बल अम्ल और लवण आपस में क्रिया करते हैं तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है। तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो अम्लीय बफर देख लिया आपने, अब क्षारीय बफर भी देख लिया, बफर की प्रक्रिया भी देख ली। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, अम्ल, क्षार, लवण, pH स्केल और बफर की अवधारणा, इन चारों टॉपिकों के बारे में सभी देखे, बहुत सारे उदाहरण देखे और सभी पहलुओं को इससे जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, साथ ही साथ इसको प्रमोट करें ताकि जो हमारी मुहिम है कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देने की, रिवीजन में या वीडियोज़ आपको काफ़ी आसानी देंगे ताकि आप आसानी से इनको रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।